हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 2 जुलाई 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। कल की 4 शिफ्ट के जो क्वेश्चंस है वो हमने पूरे कवर करवा दिए, आपको शिफ्ट वाइज हम एनालिसिस दिए थे। साथ ही साथ हमने चारों शिफ्टों का एक ही वीडियो में एनालिसिस भी हमारे एग्जाम टाउन चैनल पर करवाया था। अगर उसको नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। क्लियर है। और गाइस इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इससे पहले वाली कल की जितनी भी पीडीएफ थी हमने टेलीग्राम पर अपडेट कर दी है, तो टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है। और आगे जब भी आपका एग्जाम हो किसी भी शिफ्ट में किसी भी दिन, तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से सेंड करें, ताकि हम आपको सबसे सटीक और 100% जो एक्यूरेट एनालिसिस है वो देने में सफल रह पाएँ। गाइज आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये प्रथम लोधी जी जो कि भिंड से हैं, अरुण शुक्ला जी जो कि जोधपुर राजस्थान से हैं, अरुणिमा पाठक जी जो कि आगरा उत्तर प्रदेश से हैं, और समीर सेन जी, ये जी कर लीजिएगा, इसको माफी चाहेंगे, समीर सेन जी जो कि पानीपत हरियाणा से हैं। तो इन सभी ने काफ़ी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए हैं हमें, यहाँ तक कि इन्होंने एग्जैक्ट क्वेश्चंस बता दिए 100% जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप भी इसी तरीके से जब भी एग्जाम हो क्वेश्चन जरूर सेंड करिएगा। गाइज जीके जीएस करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी भी की स्क्रीन पर आ चुका है, बट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 20 आपका करेक्ट आंसर रहेगा, अनुच्छेद 20। ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से रिलेटेड है, और इसी का ये नेक्स्ट फॉर्मेट बनता है आपका, यानी कि यही क्वेश्चन अगर दूसरे फॉर्मेट में पूछना चाहे तो कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है। तो ये अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। एक ही क्वेश्चन है, बस पूछने का जो अंदाज है तरीका है ये अलग है, और इसी में यही आपके साथ खेल हो जाएगा, क्योंकि आप यहीं पर कंफ्यूज हो जाएंगे पूरी तरह से कि क्वेश्चन ये क्या पूछ लिया, ये तो हमें पता ही नहीं। जबकि आपको पता होते हुए भी आप गलत कर सकते हैं। तो आप पैटर्न को समझते हुए इस तरह के क्वेश्चंस को देखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर डिटेल बात करें हम थोड़ी सी, तो भारत के संविधान का जो आर्टिकल 20 है ये अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण से संबंधित माना जाता है। आर्टिकल 20 एक आरोपी व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या फिर विदेशी हो, उसको मनमानी और अत्यधिक सजा के खिलाफ 3 प्रकार की सुरक्षा प्रदान करता है। कार्योत्तर विधि से संरक्षण की अगर अपन बात करें तो किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो, तथा उस समय अपराध किए जाने के लिए जो शासित या शास्ति अधिरोपित की जा सकती थी वहाँ उसे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा। तो ये पहला फैक्ट है। इसके बाद में दूसरा जो दंड है, कोई दोहरा दंड नहीं, ये दूसरा फैक्ट है, पॉइंट है। किसी व्यक्ति पर एक से अधिक बार एक ही अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसे दंडित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, कोई आत्म अभिशंसन नहीं है, यानी कि किसी अपराध के लिए आरोपी किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। दोहरे दंड से सुरक्षा कानून की अदालत या न्यायिक न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही में उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। तो ये बैडमिंटन कप, आप बैडमिंटन खेल जो है ये करेक्ट आंसर रहेगा। थॉमस जो कप है ये बैडमिंटन खेल से रिलेटेड है। थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है और इसे वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप जरूर से नाम याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आपसे बन जाए। थॉमस जो कप है इसको वर्ल्ड मेंस टीम चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता है। 1939 में सर जॉर्ज थॉमस द्वारा इस कप को प्रदान किया गया था, इन्हीं के नाम पर थॉमस कप इसका नाम रखा गया। उबर कप जो है ये महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता है। थॉमस कप को विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ खेल हमने दिए हैं और उनसे रिलेटेड जो कप और ट्रॉफी हैं वो आप एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर बात करें रग्बी खेल की, रग्बी ये जो है इसमें टोड मेमोरियल ट्रॉफी दी जाती है और कलकत्ता कप एक होता है इसमें, तो ये रग्बी में होता है। पोलो खेल में एजर कप, इसके अलावा न्यूपोर्ट कप, वेस्ट चेस्टर कप होता है इसमें, इसके अलावा किंग्स कप भी इसमें ही होता है। अगर बात करें हॉकी की, तो हॉकी में एक तो सुल्तान अजलन शाह कप दिया जाता है और आगा खां कप जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। गोल्फ की बात करें तो इसमें राइडर कप होता है, सोलहेन कप होता है, सोलहेम कप, इसके अलावा वोकर कप भी आपका गोल्फ में दिया जाता है। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में एसेज कप होता है, रिलायंस कप होता है और देवधर ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से ही रिलेटेड है। फुटबॉल में कोलंबो कप होता है और मर्केडा कप होता है। तो ये सारे कप हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, इनको देख कर जाएगा 110% गारंटी ले सकते हैं कि इससे आपका बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक में टेनिस खेल को कब शामिल किया गया। तो ये 1896 में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। टेनिस को पहली बार 1896 में एथेंस में जो ओलंपिक आयोजित हुआ था, पहले ओलंपिक आधुनिक ओलंपिक खेलों में
9 मूल ओलंपिक खेलों में से एक के रूप में इसको शामिल किया गया था। ये जो खेल है 1924 तक ओलंपिक का हिस्सा रहा। इसके बाद 1988 में सियोल में आयोजित ओलंपिक खेलों में इसे फिर से शामिल किया गया, यानी कि 1896 में इसको शामिल किया गया। 1924 तक ये रहे, उसके बाद में 1924 से 88 के बीच में तक ये नहीं रहे, शामिल नहीं थे। 1988 में इसको दोबारा से शामिल इसमें फिर किया गया, लेकिन इस बार इसे पूर्ण पदक खेल के रूप में शामिल किया गया। पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों में टेनिस स्पर्धा 27 जुलाई से 4 अगस्त तक खेली जाएंगी। पदक राउंड 2 अगस्त से शुरू होंगे। रोलांड गेरोस इस बार टेनिस के खेलों की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, जिसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो भारत का एकमात्र है, और ये ना कहकर हम कह सकते हैं कि विश्व का, पूरे वर्ल्ड का, यानी कि विश्व का एकमात्र जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये है मणिपुर में, भारत के मणिपुर राज्य में किबुल लामजाओ इसका नाम है। किबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में राष्ट्रीय उद्यान है, और विश्व का यानी कि वर्ल्ड का एकमात्र ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप पॉइंट को जरूर से समझेगा थोड़ा सा। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, और यह ब्रो एंटीलर्ड हिरन का घर भी माना जाता है, जो दुनिया में सबसे लुप्त प्राय हिरणों में से एक मानी जाती है। यह भारत में मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है बिष्णुपुर जिले में स्थित है। ये लोकटक जो झील है इसका एक अभिन्न अंग माना जाता है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य के बिष्णुपुर जिले में स्थित है, तो आपको ये जिला भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शास्त्रीय नृत्यांगना है। इस तरह से क्वेश्चन था। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि सोनल मानसिंह किस नृत्य से शैली से रिलेटेड है। भरतनाट्यम, ओडिसी, दोनों से इनका संबंध है। और इनका अगर इस तरह से बना होगा तो फिर आपको ये जो नृत्यकार है या नृत्यांगना है इनका नाम आपको दिया होगा। देखिए, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। क्लियर है। शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा देने में उनके योगदान के लिए उन्हें कई सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्रशंसा मिली है और कई सारे अवार्ड मिले हैं। 1992 यानी कि 1992 में पद्म भूषण की सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता थी सोनल मानसिंह। 2003 में सोनल पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला नर्तकी बनी थी। तो ये दोनों पॉइंट आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। और तीसरा पॉइंट बनता है कि किस नृत्य से रिलेटेड ये है। तो 4 तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं, क्योंकि 2 तो यही हो गए, एक आपका भरतनाट्यम, दूसरा ओडिसी, और आपका 2 ये हो गए, ये अवार्ड वाला 90 और 2003 वाला। अब यहाँ पर कुछ लोक नृत्य आपको दे रखी है, उनका क्षेत्र किस क्षेत्र से रिलेटेड है और उल्लेखनीय प्रतिपादक उनके जो होते हैं, जिस नृत्य के जो भी हैं उनके बारे में आप एक लिस्ट देख लीजिएगा। क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर बात करें भंगड़ा की, भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। इसके जो प्रतिपादक है गुरबख्श सिंह अलबेला, इसके अलावा गिद्दा ग्रुप और हरभजन मान, ये इसके प्रतिपादक माने जाते हैं, उल्लेखनीय प्रतिपादक। गरबा की बात करें तो गरबा गुजरात का एक लोक नृत्य है। फाल्गुनी पाठक, कीर्तिदान गढ़वी, अतुल पुरोहित इसके प्रतिपादक हैं। कथकली केरल का लोक नृत्य है। कलामंडलम गोपी, सदन कृष्ण कुट्टियम्मा, है ना, और इसके अलावा कोट्टकल शिवरामन, ये इसके प्रतिपादक हैं। ओडिसी जो नृत्य की बात करें तो उड़ीसा का हो जाएगा ओडिसी नृत्य। केलुचरण महापात्र, सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्रही, ये इसके प्रतिपादक हैं। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई और अमर वेलवल्ली, ये इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। घूमर जो कि राजस्थान का एक लोक नृत्य है। क्वीन हरीश, सीमा मिश्रा और मनीष शर्मा इसके प्रतिपादक हैं। बिहू जो कि असम का एक लोक नृत्य है। प्रणामी फूकन, तरुलता कुटुम, सुनीता कौशिक इसके प्रतिपादक हैं। वहीं कथक जो है ये उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का है। बिरजू महाराज, शोभना नारायण, उमा, ये उमा शर्मा इनका नाम है, ये सारे इनके प्रतिपादक हैं इस नृत्य के। डांडिया राज जो कि गुजरात का है। फाल्गुनी पाठक, हेमंत चौहान, रूपल दोषी इसके प्रतिपादक हैं। सतरिया जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। जतिन गोस्वामी, अनीता शर्मा और प्रीतेश सुरेश इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। लावनी जो कि महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है। सुलोचना चौहान, यमुनाबाई वाईकर और शकुंतला नागरकर, ये इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। छऊ की बात करें तो छऊ झारखंड का है। वैसे 3 अलग अलग स्टेट का है छऊ, मयूरभंज छऊ, इस तरह से 3 छऊ हैं जो कि अलग अलग स्टेट का है, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर छऊ आया है जो कि आपको दे रखा है झारखंड। झारखंड जो छऊ है इसके प्रतिपादक में गुरु अनंत चरण महतो, गुरु शशधर आचार्य, इसके अलावा निरंजन गोराई। कालबेलिया की बात करें तो कालबेलिया जो नृत्य है ये लोक नृत्य है राजस्थान का। गुलाबो सफेरा काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं कि गुलाबो सफेरा किस नृत्य के नृत्य से रिलेटेड है। शकुंतला सफेरा और गुलाब खान, ये
कालबेलिया जो राजस्थान का लोक नृत्य है इसके प्रतिपादक है। मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर का हो जाएगा गुरु बिपिन सिंह। दर्शन झावेरी, एलम एडिरा देवी इसके प्रतिपादक हैं। संबलपुर जो कि उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य है। सुरेंद्र नाथ जेना, सिकंदर आलम, जगबंधु पटनायक इसके प्रतिपादक है। अगला है गिद्दा जो कि पंजाब का लोक नृत्य है। ज्योति ढिल्लो, हरभजन मान, रानी रणदीप इसके प्रतिपादक है। लंगा मांगनियार जो कि राजस्थान का एक लोक नृत्य है। मामे खान, चुटले खान, अनवर खान मांगनियार। यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। के शिवरामन कारंत, श्रीनिवास उडुपा और चित्तानी रामचंद्र हेंगड़े ये इसके प्रतिपादक है। झूमर जो कि पंजाब का एक लोक नृत्य है। सुरिंदर कौर, मोहम्मद सादिक और सतिंदर सती इसके प्रतिपादक है। डोल्लू कुनीता जो कि कर्नाटक का लोक नृत्य है। गुरु नटराज, प्रभाकर रेड्डी और पुत्तराजू ये इसके प्रतिपादक हैं। रऊफ जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। बशीर अहमद, तजामुल हुसैन, अब्दुल राशिद हाफिज इसके प्रतिपादक हैं। तो ये सभी को आपको याद भी रखना है कौन सा कहाँ का और कौन प्रतिपादक है। अगर ये आपने याद कर लिया तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है गुलाब चंद कटारिया कौन से राज्य के राज्यपाल है? सही जवाब असम रहेगा। गुलाब चंद जो कटारिया है इनको कुछ टाइम पहले अभी हाल ही में जो है असम राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। गुलाब चंद कटारिया असम के 31वें नंबर के राज्यपाल है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने इनको पद की शपथ दिलाई। गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के उदयपुर जिले से आते हैं और राज्यपाल के रूप में नियुक्ति से पहले वे राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने प्रकार की रीट है? 5 प्रकार की रीट भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान 5 प्रकार की रीट्स जारी करता है। कौन कौन सी? देखिए, अनुच्छेद 32 रीट सहित मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम या उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार है। अब यहाँ पर जो रीट है ये 5 रीट आपको ध्यान रखना है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट, क्लियर है, परमादेश रीट, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा रीट, ये 5 प्रकार की रीट जो है ये आपको ध्यान रखना है, काफी ज्यादा फेमस है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है। यह एक नागरिक को उनके उल्लंघन के मामले में किसी भी मौलिक अधिकार का सहारा लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है और इसे संवैधानिक उपचार के अधिकार के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वाग्य यंत्र से मिलान वाला क्वेश्चन बना था कुछ इस तरीके से कि निम्नलिखित में से संगीतकार वाग्य यंत्र की कौन सी जोड़ी सही है? अब यहाँ पर शिव कुमार शर्मा संतूर, बिस्मिल्लाह खां शहनाई, जाकिर हुसैन तबला, पंडित जो है रविशंकर सितार, तो ये चारों जो है ये बिल्कुल सही है। तो सही सभी सही है, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से कोई अगर होता तो आपको वो क्लिक करना था उस हिसाब से। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है, वे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से हैं, ध्यान रखिएगा, संतूर वादक है, जम्मू कश्मीर से हैं। 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्होंने जीता था। बिस्मिल्लाह खां शहनाई के उस्ताद हैं, जाकिर हुसैन तबला वादक है और पंडित रविशंकर सितार वादक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ए मेरे वतन के लोगों, ये इससे मिलान करने वाला एक क्वेश्चन बना था, क्लियर है। अब यह एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया कि क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, बाकी हमने पूरी डिटेल यहाँ पर आपके लिए निकाल दी है। ए मेरे वतन के लोगों, ये जो कवि प्रतीप द्वारा हिंदी में लिखा गया एक देशभक्ति गीत है जिसे श्री रामचंद्र द्वारा संगीतबद्ध किया गया और इसे गायिका लता मंगेशकर ने गाया है। ये जो गीत है 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1963 को मंगेशकर द्वारा युद्ध के 2 महीने बाद पहली बार नई दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में इस गीत का लाइव प्रदर्शन किया गया था। याद रखिएगा, ये लाइव प्रदर्शन एक उस टाइम पर बहुत ही शानदार प्रोग्राम या फिर बहुत ही शानदार लाइव प्रदर्शन आप इसको बोल सकते हैं, इस तरीके की ये परफॉर्मेंस रही थी। अगला क्वेश्चन है पारसी त्योहार से संबंधित क्वेश्चन बना था, कुछ इस तरीके से हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन पारसी यानी कि जोरास्ट्रियन द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है? नवरोज आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नवरोज जो है प्रतिवर्ष 21 मार्च को पारसी धर्म के अनुयायियों और विभिन्न धर्म के लिए नए साल का जश्न मनाया जाता है या जश्न होता है। भारत में इसे जमशेद नवरोज के नाम से जाना जाता है। भारत में पारसी समुदाय जो मुंबई और गुजरात में प्रमुख रूप से होते हैं, जो पारसी धर्म का पालन करते हैं, नवरोज या पारसी नववर्ष मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के मुताबिक पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा अंतर वाला राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर वाला जो राज्य है राजस्थान है। भारत में साक्षरता दर असमान है और इसी भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित जो प्रदेश हैं इनमें उनकी साक्षरता दर में अंतर है। निम्न तालिका देखिए, यहाँ पर आपको निरक्षरता, महिला साक्षरता दर और प्रतिशत में दशक के अंतर की तालिका 2011 से 21 की जनगणना के आंकड़े को दर्शाती है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो लिस्ट है वो देख लेना है क्योंकि लिस्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, बताना पॉसिबल यहाँ पर नहीं था।
अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। आप सभी को पता ही है, राष्ट्रगान, भारत के राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जो भारत की एकता और एक और अभिव्यक्ति है। क्लियर है? भारत के राष्ट्रगान की पंक्तियां मूल रूप से राग अलहैया बिलावल में सेट की गई। 1911 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सम्मेलन में जन गण मन का पहला संस्करण गाया गया था। जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में घोषित किया गया था और भारत के राष्ट्रगान के आधिकारिक संस्करण में कानूनन 52 सेकंड का जो है समय लगना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 52 में क्या प्रावधान है? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह कहता है आर्टिकल 52। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति भारत राज्य का या भारत गणराज्य का राष्ट्राध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति देश की कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शाखाओं के नाममात्र प्रमुख के साथ साथ भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ होते हैं। और भारतीय राष्ट्रपति देश के नेता हैं और उन्हें देश के पहले नागरिक के रूप में भी जाना जाता है। वह संघ की कार्यकारिणी का सदस्य होता है, जिसके प्रावधानों पर अनुच्छेद 52 से 78 में विचार किया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 52 से 62 शामिल है। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा में धूल के बादल को क्या कहते हैं? इसको निहारिका या नोबेला बोला जाता है। आकाशगंगा में जो धूल के बादल दिखाई देते हैं, इनको निहारिका नोबेला कहते हैं। यह अंतरकार्तिकी माध्यम या इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद एक विशाल बादल होता है, जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अन्य आयनीकृत जो आयोनाइड जो होता है, इसमें प्लाज्मा गैसें होती हैं। निहारिकाएं सौरमंडल से जुड़ी नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राज्य समिति में कौन शामिल हुआ है? इस तरह से क्वेश्चन था। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ एरर है ना, तो जो भी एग्जैक्ट क्वेश्चन हो आप जरूर से कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, दीनदयाल अंत्योदय योजना। अब यहाँ पर दीनदयाल अंत्योदय योजना, जिन्होंने भी बताया इतना बताया कि अंत्योदय योजना से क्वेश्चन आपका बना था कि किस मंत्रालय ने शुरू की है। तो अंत्योदय योजना भी कई सारी है, जैसे कि दीनदयाल अंत्योदय योजना है या फिर अंत्योदय अन्न योजना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ये आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना जो शुरू की है केंद्रीय खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय ने शुरू की है। तो इन दोनों में से कोई सा भी बना होगा। अंत्योदय अन्न योजना को दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था। गरीब से गरीब व्यक्ति की मदद के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम दर पर चावल और गेहूं उपलब्ध कराने के लिए लागू किया गया। अंत्योदय अन्न योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री A.B. वाजपेयी द्वारा शुरू की गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, और भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पौधे किस प्रक्रिया यानी कि किसकी प्रक्रिया के द्वारा वायु में जल मुक्त करते हैं? तो वाष्पोत्सर्जन इसको बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन इसको कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पौधे जो होते हैं वायु में जल मुक्त करते हैं। तो पौधे द्वारा वाष्प के रूप में उनके काई से अनावश्यक जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। वाष्पोत्सर्जन स्पंजी मेसोफिल कोशिकाओं से जल का वाष्पीकरण है, जिसके बाद वायु स्थानों के माध्यम से और रंध्र से जल का प्रसार होता है। यह एक कायिक प्रक्रिया है और इस प्रकार इसमें जीवित कोशिकाएं और ऊतक शामिल होते हैं। ये मुख्य रूप से उस समय होता है जब रंध्र खुला होता है। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे रिलेटेड है? शहनाई वादा के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का मूल नाम कमरुद्दीन खां है और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न 2001 में मिला, पद्म भूषण मिला 1968 में, पद्म विभूषण 1980 और पद्मश्री मिला 1961 में। तो याद रखिएगा, सबसे पहले मिला इनको पद्मश्री 1961 में, उसके बाद में पद्म भूषण मिला 1968 में, क्लियर है। उसके बाद में पद्म विभूषण 1980 में दिया गया और फिर दिया गया भारत रत्न 2001 में। तो याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने लाल किले से राग केपी का प्रदर्शन किया था। अगला क्वेश्चन है, सरेगमपा किसने लिखा है? इस तरह से क्वेश्चन था। हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा सा और पैटर्न चेंज हो या कुछ और पूछना चाह रहा हो। देखिए, इसका जो पहला एपिसोड था ये 1 मई 1995 को प्रदर्शित हुआ था या प्रसारित हुआ था। इसकी मेजबानी की थी सोनू निगम ने। तो सारेगामापा एक भारतीय हिंदी और नेपाली फ्रेंचाइजी भाषा का रियलिटी सिंगिंग टेलीविजन शो है। इसका जो प्रसारण है 1995 में GTV पर सारेगामापा के नाम से शुरू हुआ था और ये भारत का सबसे पुराना चलने वाला एक गेम शो था। होने के साथ साथ भारत में निजी टेलीविजन पर सबसे पुराना शो भी ये है। शो का नाम शास्त्रीय भारतीय संगीत के सप्तक के पहले 5 स्वरों से लिया गया है। और पहला जो एपिसोड है इसको जरूर से याद रखिएगा, 1 मई 1995 को प्रसारित हुआ था। सोनू निगम ने इसे होस्ट किया था। और इसके अलावा संविधान संशोधन से क्वेश्चन बना था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला कि क्या आपसे एग्जाम में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, मानसून में के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो खरीफ की फसल होती है। मानसून के मौसम के तत्काल बाद बोई जाने वाली फसल है ये
खरीफ फसलें इनको कहा जाता है। इन फसलों को अच्छी मात्रा में बारिश की जरूरत होती है और इन्हें उचित विकास के लिए जलमग्न जल की भी जरूरत होती है, इसलिए इन्हें बरसात के मौसम में उगाया जाता है। खरीफ फसलों की बुआई मानसून के दौरान जून से अक्टूबर तक की जाती है और देर से गर्मियों या फिर शरद ऋतु जो होती है उसमें काटना इनको शुरू किया जाता है। खरीफ फसलों में शामिल कुछ फसलें इस प्रकार है, जैसे कि चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली, कपास, मतरा, तंबाकू, मूंग, उड़द, ये सारी जो आती है खरीफ फसलें में शामिल है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश कौन सा है? अरविदु राजवंश। ये विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश है। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश अरविदु वंश रहेगा। इसकी स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल नामक व्यक्ति ने की थी। वेंकट द्वितीय इस वंश का प्रमुख शासक था जिसने अपनी राजधानी चंद्रगिरी से स्थानांतरित की थी और इस वंश के बाद विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर सोमशिला बांध स्थित है? पेन्ना नदी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सोमशिला बांध जो है आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिले के सोमशिला के पास में स्थित है। इस बांध का निर्माण पेन्ना नदी पर किया गया है। बांध द्वारा अवरुद्ध जलाशय का पृष्ठीय क्षेत्रफल है 212.28 किलोमीटर स्क्वायर है और चेरुथोनी केरल का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। अगला क्वेश्चन है, भारत दक्षिण एशियाई खेलों की फुटबॉल प्रतियोगिता जीतने में कब सफल रहा? 1985 में। भारत 1985 में दक्षिण एशियाई खेलों की फुटबॉल प्रतियोगिता जीतने में सफल रहा। फिर 1987 में फिर से स्वर्ण पदक जीता। टीम ने 1993 में उद्घाटन साफ यानी कि SAFF चैंपियनशिप जीतकर 1990 के दशक की शुरुआत की। टीम ने 1997-99 में फिर से ये जो चैंपियनशिप है जीतकर 20वीं सदी का अंत किया। भारत ने 1951 में पहली बार एशियाई खेलों में फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता था। पहले एशियाई खेलों की जो मेजबानी है भारत ने 1951 में की थी। तो आप याद रखिएगा, कुछ इस तरीके से है। अगर आपको 1951 दे रखा है यहाँ पर 1951, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा 1951 भी। अगला क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की विशेषता क्या थी? इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देते हुए तीव्र औद्योगिकीकरण था। अब इस पंचवर्षीय योजना की कुछ मुख्य विशेषता ये रही है, जैसे कि इस योजना की अवधि में बढ़ती कीमतों और विदेशी मुद्रा संकट का सामना करना पड़ा था। जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी की वजह से प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की रफ्तार धीमी हो गई। इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना के तहत उत्पादन, विपणन, ऋण से जुड़े उपाय किए गए, जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सहकारी पुनर्गठन की नींव रखी गई। तो ये सारी चीजें हैं, आप याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो हमने 25 आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं जीके में, पूरे के पूरे 25 जो क्वेश्चन है आपसे रूबरू करवा दिए हैं। आपको जिनमें डाउट है वो कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमने पूरा कोशिश किया है कि पूरा एग्जैक्ट आपको बताएं। इंग्लिश की अब बात करते हैं। इंग्लिश में क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चंस बने जो कि फिक्स हैं। आइटम से 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए। फिलर से 1 क्वेश्चन बनाए। सेंटेंस से 3 क्वेश्चन है। नरेशन से 1 क्वेश्चन है। एंटोनियम सिनोनियम से 5 से 6 क्वेश्चन है। स्पोर्टिंग एरर से 3 से 4 क्वेश्चन है। स्पेलिंग मिस्टेक से 3 क्वेश्चन है। वॉइस से 1 है और PQRS से भी 1 क्वेश्चन बना है। मैथ्स में बात करें, SICI से 1 क्वेश्चन पूछा गया। नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन पूछा गया। सरलीकरण से 1 क्वेश्चन है। 2D 3D से 2 क्वेश्चन है। प्रतिशत से 2 क्वेश्चन है। लाभानी से 1 क्वेश्चन पूछा गया। समय कार्य दूरी से 3 क्वेश्चन है। रेलगाड़ी से 1 क्वेश्चन है आपका। औसत चाल दूरी से 2 क्वेश्चन पूछे गए। DI से 3 क्वेश्चन है। पाई चार्ट से 1 क्वेश्चन है। अलजेब्रा से 1 क्वेश्चन है। LCM SCF से 1 क्वेश्चन है। बॉडमास से 1 क्वेश्चन है। ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन है। प्रायिकता से 1 क्वेश्न है। बैलेंस से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया। सर्कल से भी 1 क्वेश्चन बनाए। आयु से 1 क्वेश्चन बनाए। अनुपात से 1 क्वेश्चन बनाए और विभाजित से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। रीजनिंग में बात करें, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। एनालॉजी से 3 क्वेश्चन है। सिमिलर सेट से 2 क्वेश्चन पूछे गए। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन 1 क्वेश्चन है। रिपीटेड सीरीज से 1 क्वेश्चन है। अल्फाबेट सीरीज से 1 क्वेश्चन, 5 से 2 1 क्वेश्चन है आपका। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3 क्वेश्चन है। स्लोज से 1 क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन से 1 क्वेश्चन है। कैलेंडर से 1 क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन है। मिरर इमेज से 2 क्वेश्चन है। अगली आकृति से 1 क्वेश्चन है। आकृति में त्रिभुज गिनना, इससे भी 1 क्वेश्चन बनाए। कुल मिलाकर यहाँ पर हमने चारों शिफ्टों का ओवरव्यू आपको दे दिया है कि किस तरीके से आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बने हैं और क्या क्या बने, पूरे एग्जैक्ट बता दिए हैं। आई थिंक आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी और आइडिया लगा होगा आगे की प्रिपरेशन करने में कि किस तरह से आज का आपका पैटर्न रहा है, तो आगे की जो तैयारी है आपको किस तरह से करनी है। क्लियर है। तो आप उसी हिसाब से तैयारी करिएगा क्योंकि लगातार जो क्वेश्चन है उसी टॉपिक से आ रहे हैं। इस वीडियो की PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों के लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक नहीं किया गाइस तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो है सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।